शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले सेक्शन के साथ में। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली पेरिस भारत फ्रांस खेल सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख खेल आयोजनों के आयोजन में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की दिशा में काम करें, इसके ऊपर लिखा गया है। तो बोला जाता है कि पेरिस जो है काम कर रहा है कि कैसे करके बूस्ट किया जाए इंडिया फ्रांस स्पोर्ट कॉपरेशन को एंड शेयर इट्स एक्सपर्टाइज इन ऑर्गेनाइजिंग मेजर स्पोर्ट्स इवेंट। इसका मतलब ये है इंडिया और फ्रांस के बीच में स्पोर्ट्स को कैसे करके बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा भारत में बड़े बड़े खेलों का आयोजन होना है तो इसमें फ्रांस हमारी मदद कैसे करके करेगा। बात करते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक की एंड पैरा ओलंपिक गेम्स की। इसने संगठनात्मक लोकप्रियता और खेल प्रदर्शन की दृष्टि से असाधारण सफलता प्राप्त करी है और इसे पूरी दुनिया में सराहा भी गया। सिटी ऑफ लव जिसको बोलते हैं पेरिस और पूरे फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा शानदार स्थलों और उद्घाटन समारोहों, एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और पूरे देश में उत्साह ने दर्शकों और टीवी देखने वालों को रोमांचित कर दिया था। इस प्रकार के जो गेम होते हैं ये बिल्ड करते हैं ब्रिजेस को एंड ब्रॉड पीपल टुगेदर। इससे क्या होता है कि जो गैप है लोगों के बीच में वो भर जाता है, साथ ही साथ लोग आपस में पास में आते हैं, जो आज की जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि फ्रांस अभी आभारी है कि भारत ने पूरे उत्सव में पूर्ण भागीदारी दिया और इन खेलों की सफलता में योगदान दिया। इंडियन पैरा ओलंपिक डेलीगेशन ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और 18वें स्थान पर ये रहा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत ने पहली बार K9 टीम मतलब स्नाइपर डॉग्स भेजे जो कि ओलंपिक वेन्यूज़ पर सुरक्षा ड्यूटी में शामिल हुए। 2024 ओलंपिक में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित किया गया जो कि नेशनल पार्क में आगंतुकों के लिए खुला था। अब एक्सपर्टाइज दैट विल बी शेयर्ड, क्या चीज़ की ज़रूरत है और भी दोनों देशों के बीच में जो खेल के संबंध है उसको कैसे करके मजबूत किया जाए। पेरिस 2024 अब तक का सबसे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव खेल आयोजन माना जाता है, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट में 54.6% की कमी की गई जो कि लंदन 2012 और रियो 2016 के औसत से काफ़ी बेटर है। जेंडर पैरिटी भी देखने को मिला, मतलब लैंगिक समानता, पुरुष और महिला एथलीटों की भूमिका बराबर रही, भागीदारी बराबर रही। इसके अलावा डिसेबिलिटी एक्सेस को विशेष ध्यान में रखा गया, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि डिसेबल पर्सन को हम काफ़ी सुविधाएं दे सकें। ये सारी चीज़ें कैसे करके पॉसिबल हो पाई हैं, ये चीज़ें संभव हो पाती हैं बोल्ड इनोवेटिव अप्रोचेस, सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट, ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्पोर्ट्स मूवमेंट और स्पॉन्सर की कलेक्टिव एफर्ट्स। फ्रांस अपने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के अंतर्गत इस अनुभव को भारत जैसे पार्टनर के साथ साझा करना चाहता है और यही इस लेख के लेखक की भारत यात्रा का उद्देश्य है। अब बात करते हैं इंडियाज़ ओलंपिक बिड की। भारत ने ओलंपिक के लिए बोली लगाई है। फ्रांस ने देखा है कि स्पोर्ट्स भारत में समाज और इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्पोर्ट्स को भारत के विकास का अनिवार्य पहलू भी बताया है। भारत ने 2036 ओलंपिक गेम की बोली लगाने की मंशा जताई है। इसके अलावा भारत ने देश भर में 10 ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का डिसीजन भी लिया है। स्पोर्ट्स अब भारत फ्रांस सहयोग का एक और नया सेक्टर बनते जा रहा है। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और पीएम मोदी ने जनवरी 2024 और फरवरी 2025 की मुलाकातों में इस पर सहमति भी जताई थी। फिर बात करते हैं फॉर्मल फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन की। जुलाई 2023 में दोनों देशों के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए, जैसे डेलीगेशंस, फेडरेशंस, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एक्टर शामिल थे, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट एक्सपर्ट इसमें शामिल थे। इन सभी के बीच अधिक से अधिक सहयोग पर सहमति बनी है।
जनवरी 2024 में इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोला गया था कि फ्रांस पेरिस 2024 के आयोजन का अनुभव भारत के साथ शेयर करेगा ताकि 2036 में भारत को मदद मिल सके। अम्बेसडर एट लार्ज फॉर स्पोर्ट की भारत यात्रा। राइटर जो कि अम्बेसडर एट लार्ज फॉर स्पोर्ट हैं, उन्होंने दिल्ली और चेन्नई की यात्रा के दौरान भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करी है। सरकारी और निजी स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर से मुलाकात करी, पहले से तय सहयोग क्षेत्रों को गहरा किया और नए क्षेत्रों की पहचान भी करी है। इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंजेस तो पहले से ही हो चुके हैं, जैसे सितंबर 2024 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट की टीमें पैरालंपिक गेम्स के दौरान फ्रांस गई थी। अब भारत की 2036 की बोली के मद्देनज़र फ्रांस भारत की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझना चाहता है ताकि सहयोग इंडिया टारगेटेड प्रायोरिटीज़ के हिसाब से बढ़ सके। एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। फ्रेंच स्पोर्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बदलाव वाली है, डायनामिक है। 2023 में इसका टर्नओवर था 75 बिलियन वहाँ की मुद्रा के बराबर, और इंडिया में देखा जाए तो 6.5 लाख करोड़ रुपए। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है। इसमें लगभग 1,28,000 कंपनी शामिल हैं जो कि कंस्ट्रक्शन, मेजर इक्विपमेंट, डाटा एनालिसिस, टिकटिंग और कंज्यूमर एक्सपीरियंस जैसी सेवाएं दे रही हैं। डेकाथलॉन जैसे नाम तो भारत में पहले से ही लोकप्रिय हैं, लेकिन अब और भी कई कंपनियां हैं जो कि भारत में विस्तार करना चाह रही हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एम्यूरी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच हाल ही में पार्टनरशिप हुई है। इसका उदाहरण है पेरिस मैराथन के लिए। अब बात करते हैं खिलाड़ी, कोच और युवाओं के लिए क्या क्या अवसर है। फ्रांस की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का मुख्य उद्देश्य है भारत और फ्रांस के खिलाड़ी, कोच और युवाओं के बीच में संबंध को, रिलेशन को और भी ज़्यादा हम इंक्रीज करें। एक सफल कहानी बताई जाती है एग्जाम्पल के तौर पर। इंडियन और फ्रेंच सर्फिंग फेडरेशन के बीच में कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। इसके अंतर्गत 4 इंडियन जो यूथ हैं 21 साल से कम उम्र वाले को रीयूनियन आइलैंड, इंडियन ओशियन में फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी में इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिला है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आए हैं राज्यपाल की पावर को लेकर के, मतलब गवर्नर की शक्ति को लेकर के कुछ जजमेंट आए हैं। आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, गवर्नर का मतलब होता है केंद्र सरकार का आदमी। किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है तो क्या होता है, बहुत सारी सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ रहती हैं जिसका विरोध करती है वहाँ की अपोजिशन वाली पार्टियाँ, मतलब बीजेपी की पार्टी। साथ ही साथ विरोध अंदर ही अंदर राज्यपाल भी कर रहा है। अब राज्यपाल का दिमाग खराब हो गया, उसने क्या काम किया, उसने अपनी जेब में रख लिया विधेयक को और बैठे रहा चुपचाप, बोला करो आपको जो करना है कर लो। फिर बाद में याद आया ये लोग तो कोर्ट जा रहे हैं, तुरंत बिल को जेब से निकाला और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब उधर राष्ट्रपति लटका के रखेगा, पता नहीं कब तक लटका के रखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, आप ये बोल सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए पूरे 5 साल निकल जाएंगे लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इस चीज़ को लेकर के कि बोला है राज्यपाल का काम सरकार के कामकाज में बाधा डालना नहीं होता है, उनकी सहायता करना होता है। आप खाली साइन मारो और आगे बढ़ो, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ने कभी ऐसा किया है? क्यों करेंगे? क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी है, और आदमी भी बीजेपी है, इसलिए वो लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। इसमें राज्यपाल को 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिए हैं कि इतने में आपको तुरंत एक्शन लेना है, डिसीजन दो अपना, नहीं तो विधानसभा वापस भेजो। विधानसभा ने फिर से पारित कर दिया है तो फिर मजबूरी में आपको हाँ ही करना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रुथ को दोहराया है, बोला है कि राज्यपाल कानूनी नियमों और लोकतांत्रिक
थ्योरीज, सिद्धांतों में बंधा हुआ है। पिछले वीक में एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि राज्य का गवर्नर संविधान के तहत लिमिटेड पावर को रखता है। केस का नाम है द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड ANR, जिसमें दो जज, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट रहा है इनका। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वों का सम्मान सबसे पहले आप करना सीखिए। इस मामले के केंद्र में एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अगर गवर्नर किसी ऐसे बिल पर कार्रवाई नहीं कर रहा है जो विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है तो क्या होगा। कोर्ट ने न केवल तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित कई सारे बिल को सही बोल दिया जिन पर गवर्नर ने कोई कार्यवाही ही नहीं करी थी, बल्कि एक संदेश भी दिया है कि गवर्नर कोई अपने आप में पावर नहीं है, शक्ति का केंद्र नहीं है और वो प्रतिनिधि लोकतंत्र की जिम्मेदारी से फ्री नहीं है। उसको जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुझे काम दिया है तो मुझे सिग्नेचर करना है। बिना कारण के बार बार विलंब करना या फिर इनडेफिनेटली एसेंट को रोक देना संविधान की भावना के खिलाफ माना जाता है। अब हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं इन विधेयकों की। इन 12 बिल्स में से कुछ 2020 से पेंडिंग थे, अभी 2025 चल रहा है, जिनमें से 2 पिछले शासनकाल में पारित हो गए। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की नियुक्ति से गवर्नर की पावर को हटा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। ये लड़ाई झगड़े की जड़ था। केंद्र सरकार चाहती है कि गवर्नर ही सब कुछ करे यूनिवर्सिटी का, राज्यपाल भी यही चाहता है, बीजेपी भी यही चाहती है, लेकिन राज्य की विधानसभा चाहती है कि हम यहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वाइस चांसलर की नियुक्ति में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कई सालों तक गवर्नर ने कोई कार्यवाही नहीं करी थी। जब राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब उन्होंने 2 बिलों को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। फिर विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर बाकी 10 बिल को दोबारा पारित किया, लेकिन गवर्नर ने उन्हें भी जल्दी से प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब प्रेसिडेंट ने क्या बोला, एक बिल को तो मंजूरी दे दिया, 7 ठो खारिज कर दिया और 2 को लंबित छोड़ा। अब आप सोच लीजिए क्यों छोड़ दी। द्रौपदी मुर्मू ने उनको क्यों नहीं पारित करी। उनको पता है ना कि केंद्र सरकार जो बोलेगी वही मेरे को करना है। बात यही आ जाती है। और फिर उस विधानसभा का क्या होगा, उस राज्य सरकार का क्या होगा। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि गवर्नर की ये प्रोलॉन्ग इनएक्शन, लंबी निष्क्रियता और डिलेड रेफरल संविधान का उल्लंघन है और जुडिशरी स्क्रूटनी की डिमांड करता है। इंडिया के फेडरल डिज़ाइन की हम यदि बात करें तो भारत का संविधान यूनियन और स्टेट के से मिलकर के बना है। स्टेट की पावर अलग है, यूनियन की पावर अलग है। आर्टिकल 245 यूनियन पूरे देश में कानून बना सकता है, मतलब केंद्र सरकार। राज्य केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा, उसके अपने सब्जेक्ट हैं। 7 शेड्यूल में 3 सूची हैं। 1 नंबर की है जिसको बोलते हैं लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड थर्ड में जाता है कंकरेंट लिस्ट। एक होती है स्टेट वाली, एक होती है राज्य वाली और तीसरी होती है दोनों की। पहली लिस्ट होती है जिसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। सेकंड होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकता है और थर्ड होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। संविधान में गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन वो राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज की सलाह पर काम करना है। सलाह पर, अपनी खुद की सलाह नहीं देना है। आर्टिकल 200 का महत्व और उसकी व्याख्या। आर्टिकल 200 बोलता है कि गवर्नर के पास 3 ही विकल्प है। सबसे पहली बात है सहमति दे दो। दूसरी बात यह है आपने उस बिल को रोक लिया है, सहमति नहीं दिया है, फिर से बोल दिया है कि थोड़ी बहुत सुधार करो करके वापस विधानसभा भेज दिया। तीसरा ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास आप भेज दीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया का तर्क था कि गवर्नर के पास एक चौथा विकल्प भी है। क्या है? पॉकेट वीटो का, मतलब वो गुपचुप बिल को रोक सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये सब चलने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि गवर्नर को 3 विकल्पों से बाहर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर की डिस्क्रिशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं।
जैसे कि केंद्र सरकार ने ये भी बोला था कि गवर्नर को बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने में ऑटोनोमस डिस्क्रेशन होना चाहिए, मतलब वो अपने मन से भेज सकता। कोर्ट ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट का हवाला दिया है। तो हमारे पास में जो मेन स्ट्रक्चर था संविधान का, उस समय शब्द था मे इन हिज डिस्क्रिशन, लेकिन इसको बाद में जानबूझ करके ख़त्म कर दिया गया है ताकि गवर्नर राज्य की सहायता से ही, मतलब राज्य जैसा बोले वैसा ही वो करें। 3 स्पेशल परिस्थिति को छोड़कर के गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही चलना होगा, जैसे कि जब बिल हाईकोर्ट की पावर को प्रभावित कर रहा है, सेकेंड प्रोविजो टू आर्टिकल 200। सेकेंड नंबर में जब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी एकदम अनिवार्य है, जैसे आर्टिकल 31C। तीसरा नंबर की बात यह है जब बिल संविधान के मूल ढांचे को कमज़ोर करता है, तब आपको क्या काम करना है, राज्य सरकार से मिल करके काम करना है। अब न्यायिक समिति, जुडिशियल रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस के हिसाब से देखा जाए, आर्टिकल 361 गवर्नर को पर्सनल दायित्व से बचा देता है, लेकिन उसके लीगल स्क्रूटनी से वो चीज़ फ्री नहीं है। अगर गवर्नर सालों तक बिल को रोकते रहे तो ये स्टेट गवर्नेंस को ख़त्म ही कर देगा। कोर्ट का अंतिम निर्णय रहेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, गवर्नर ने पहले असेंट को रोका, फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया बिना किसी एग्जीक्यूटिव एडवाइस के। कोर्ट ने मान लिया है कि गवर्नर का ये काम संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये पूरे 10 के दल बिल उसी दिन से लागू माने जाएंगे जब वे दोबारा गवर्नर को भेजे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक मैसेज है। गवर्नर भले ही केंद्र का आदमी हो, राज्य सरकार की सलाह पर ही उसको काम करना है। उसका काम संवैधानिक संतुलन को बनाए रखना है, ना कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना। ये फैसला अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से संबंधित है। इसका सेक्शन 44(3) के बारे में बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं मांग सकता है, आपको जानकारी नहीं देंगे। और यहीं से क्या होता है, फिर आरटीआई का मिसयूज़ चालू हो जाता है। आप कोई भी चीज़ पूछेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो पर्सनल चीज़ पूछ रहे हैं। मतलब यदि कोई आम नागरिक आरटीआई लगा करके किसी सरकारी अधिकारी की जानकारी मांगे, जैसे उसकी योग्यता, सेवा का रिकॉर्ड कैसा रहा है, किस काम में कितना पैसा उसने खर्चा किया है, तो सरकार बोल देगी कि ये पर्सनल है और इसको शेयर नहीं किया जा सकता। कौन लोग विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और 130 से ज़्यादा विपक्षी सांसद, सामाजिक संगठन और कई सारे जानकार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरटीआई कानून 2005 को ऐसे बदलावों से कमज़ोर किया जा रहा है। आरटीआई में पहले एक लाइन थी, जो जानकारी संसद या विधानसभा को आप दे सकते हो तो वो आम लोगों को क्यों नहीं बता सकते हो। इसको आपने डिलीट कर दिए हैं, जो जनता के हक को कमज़ोर कर रही। आरटीआई कानून पहले से ही ये तय करता था कि ऐसी निजी जानकारी जिसे सार्वजनिक करने से किसी की निजी ज़िंदगी में दखल हो वो नहीं दी जाएगी, तो फिर नया कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरकार कहती है कि आरटीआई का मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है मिसयूज़ करने को रोकने के नाम पर पूरे कानून को कमज़ोर नहीं कर सकते। तो देखिए, डीपीडीपी अधिनियम की धारा 3 मतलब सेक्शन 3 ऑफ द डीपीडीपी एक्ट अब इररिलेवेंट हो गई है। उन्होंने बोला है कि आप अपने आंसर में जिस सेक्शन 3 का हवाला दे रहे हैं ना, वो अब कोई सुरक्षा नहीं दे रही, क्योंकि आरटीआई एक्ट की सेक्शन 8(1) को मूल रूप से बदल दिए हैं। अब सिर्फ सेक्शन 3 सिर्फ वही जानकारी सेव करेगा जो नए अमेंडमेंट किए गए आरटीआई कानून के अनुसार है, जिसमें लगभग सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सार्वजनिक करने से छूट दे दी गई है। आरटीआई कानून पहले से ही बैलेंस बना करके चल रहा था। आरटीआई एक्ट 2005 की अब तक की कार्यप्रणाली और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कानून खुद ही ये डिसाइड कर लेता है कि ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का खुलासा ना हो जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं हो।
सेक्शन 8(1) का प्रोविज़ो हटाना पूरी तरह से गलत है, जैसे कि हम शुरू में ही बात कर लिए थे। फिर बात करते हैं पुट्टास्वामी जजमेंट। पुट्टास्वामी जजमेंट जो निजता के अधिकार से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आरटीआई कानून को ही हमें चेंज कर देना चाहिए।